माइक और स्टोरी टेलिंग दोनों ही पहली बार कर रही हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची से, जिसका नाम है अमायरा। वो छोटी सी बच्ची एक दिन खेलते खेलते अपनी अलमारी की आखिरी दराज में पाती है एक खत जिसको ले वो दौड़ती हुई भागती हुई अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि पापा पापा, ये किसका खत है? ये किसने लिखा है? इसमें क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ ना। और मानो वो खत देख उसके पापा वहीं थम से गए हों। वो चाहते थे बताना कि उसमें क्या लिखा है, किसने लिखा है और कब लिखा है, लेकिन मानो उनके अंदर हिम्मत ना हो। सिद्धार्थ राणा यानी अमायरा के पापा, वो उस समय चाह रहे थे कि उस खत को सीने से लगा वहीं मर जाए, लेकिन साला ये जिम्मेदारियां इंसान को मरने तक नहीं देती। और यहीं से हमारी कहानी का शीर्षक आ जाता है, आखिरी खत। तो चलिए चलते हैं उस रोज से 10-15 साल पहले, जब सिद्धार्थ राणा को सिड के नाम से जाना जाता था। सिड एक छोटे से गांव से आया हुआ एक लड़का जो आया था बड़ी वकालत करने के लिए। सिड नाम ही काफ़ी था दिल्ली वालों के लिए। अरे भौकाल मचा रखा था उसने अपना पूरे दिल्ली में। कोई उसे देखता था तो कहता था कि लो भैया, हो गया एक और धरना। उसने अपने डीयू के 3 साल में कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन प्रशासन की ऐसी तैसी करना ज़रूर सीखा था। और एक रोज़ एक और धरना होना था। कहीं से उड़ती उड़ती खबर आती है कि नेताजी का आगमन हो रहा है और वहाँ सड़कें जाम कर दी गई हैं। तो फिर क्या था, अपनी मंडली लिए सिड पहुँच गए धरना देने, और वहाँ दिखती हैं उनको एक मोहतरमा, काला सा कुर्ता पहने, सांवला सा रंग, आँखों में काजल और मुंह पर गुस्सा। मैं दोबारा बोलती हूँ, काला सा कुर्ता पहने, आँखों में काजल, सांवला सा रंग और मुंह पर गुस्सा। सुंदर, लेकिन इतनी सुंदर कि उसे चाहने वाला उस बरसती हुई लड़की को संभालने की दम रखता हो। और सिड उन्हें देख खो ही गए हों। एक रांझना का कोट है ना, कि उस रोज, उस साल, उस शरण कुछ ऐसा लगा जैसे बनारस की सारी भांग हमारे माथे में और भोलेनाथ का सारा जहर हमारी आंखों में उतर आया हो। उसे देख मानो ऐसा लगा कि एक आग तो एक पेट्रोल, दोनों मिल जाएं तो पूरा का पूरा गांव जला दें। उसे उसी रोज बात करने का बहुत मन था, लेकिन उस रोज बात नहीं हो पाई। कुछ समय बाद एक और धरना होना था। डीयू में फीस बढ़ा दी गई थी। अब मोहतरमा दूसरे कॉलेज की, वो दूसरे कॉलेज के, लेकिन धरना एक ही था। तो वो पहुंचते हैं उनके पास और जाके कहते हैं, हेलो, माय नेम इज सिद्धार्थ राणा। और उधर से जवाब आता है, हाँ तो मैं क्या करूं? अरे बुरा ना मानिए, हम भी छोटे मोटे धरने करा लेते हैं, अगर आप कहें तो अपनी मंडली के साथ आ जाएं। हाँ ठीक है, 4 बजे होगा, आ जाइएगा। इतना कह के वो बस मुड़ के चली ही होती हैं। तब तक पीछे से आवाज़ आती है, अरे सुनिए तो अपना नाम तो बताती जाइए। और उधर से आवाज़ आती है, आरोही श्रीवास्तव। और हाँ, जो तुम ये सब कर रहे हो ना, ये सब समझ आ रहा है, थोड़ा संभल कर। इसके बाद वो दोनों अक्सर मिलने लगे, उनकी प्रेम की बातें चलने लगी, धीरे धीरे प्रशासन की ऐसी तैसी करने लगे। लेकिन दोनों के सपने बहुत बड़े थे, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। धीरे धीरे करके दोनों का कॉलेज ख़त्म हुआ। एक ने राजनीतिक विज्ञान की डिग्री ली तो एक ने डिग्री ली वकालत की। एक तरफ हाई कोर्ट में केसेस लड़ने लगा और दूसरी को विधायकी का पोस्ट मिल गया। तो अब कोई कुछ भी सिद्धार्थ से कहता था ना, तो वो कहता था, अरे भैया संभाल के, भाभी विधायक हैं तुम्हारी। उसके बाद बात आती है शादी की। अरे नहीं, हमारे यूपी में ब्याह कहा जाता है। तो फिर ब्याह की जब बातें आती हैं तो बॉलीवुड हिंदी फिल्मों की तरह जितने ड्रामे होने थे सारे ड्रामे हुए, लेकिन आखिर में दोनों का होता है ब्याह। और कुछ साल बाद एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसकी बात हमने कहानी की शुरू में करी थी, अमायरा। अब दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ती गई हैं, एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है। दोनों अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं और दोनों को ऊंचाइयां छूनी है। इसी बीच एक दिन सिद्धार्थ कोर्ट में था, उसके पास कॉल आता है आरो का। 1 कॉल, 2 कॉल,
3 कॉल, 4 कॉल, और उसने एक भी नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त था। जब वो बाहर निकलता है तो अपने फ़ोन को उठाता है, देखता है 40 कॉल। वो घबरा जाता है, फ़ोन मिलाता है और उधर से आवाज़ आती है कि भैया भाभी नहीं रही। वो मानो उस समय बस टूट जाना चाहता था, बिखर जाना चाहता था, चीखना चाहता था, हर चीज़ के लिए खुद को दोषी करार देना चाहता था, लेकिन बस नहीं कर पाया। वो भागता हुआ घर पे जाता है और तब तक सब खत्म हो चुका था। उसका छोटा भाई भागते हुए और आता है और कहता है कि ये एक खत है जो भाभी अपनी टेबल पे छोड़ के गई हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों से उस खत को खोलता है और उस खत में लिखा था कि मेरे जीवन के कुछ अंतिम क्षणों में मैं बस तेरा दीदार करना चाहूँगी। जब कुछ आखिरी सांसें गिन रही होंगी तो सिर्फ तुझे पुकारना चाहूँगी कि उस वक्त भी तू मेरा हाथ थाम कह दे कि हम अलग नहीं एक हैं। चाहूँगी उस वक्त भी कि तू मेरा हाथ थाम कह दे कि हम अलग नहीं एक हैं। उस वक्त में भी मैं सिर्फ हमारी अच्छी यादों को सजोना चाहूँगी। जब धीरे धीरे तबीयत और ख़राब होती जाएगी तो मेरी नज़रों के सामने हमारी पहली तस्वीर रख देना। तुम्हारा दिया हुआ गुलाब मेरी अलमारी से निकाल मेरे करीब रख देना वो पहला झुमका तुमने मुझे तोहफे में दिया था। हमारी कहानी के अंत में भी हमारा नाम रांझा और हीर रख देना। अब चलो जाने का वक्त और नज़दीक आता जा रहा है। मुझे गले लगा आखिरी उन क्षणों में भी अपनी बाहों में समेट लेना। और याद रखना, हम बिछड़े नहीं, अगले जन्म में दोबारा मिलने के लिए दूर हो रहे हैं। इसलिए मेरी मौत के बाद अपने सभी आंसुओं को पी लेना। जब मुझे ले जाया जाए तो एक आखिरी बार मेरे माथे को चूम लेना। मेरी आखिरी यादों को अपनी आँखों में सजो लेना। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार फिर मिलेंगे अपना इश्क पूरा करने, लेकिन इस बार हमारे इश्क के दास्तान को अधूरा समझ लेना। और मानो वो पढ़ता है और वहीं के वहीं टूट जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी जिम्मेदारियों के चलते उसने उस शख्स को खो दिया जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। आरोही की तबीयत खराब रह रही थी, लेकिन उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं था। आगे आने वाले कुछ सालों में वो फिर अपने काम को कम करता है और अक्सर अपना समय अपनी बेटी के साथ बिताने लगा। लेकिन अंत में जब उस रोज़ उसकी बेटी उस खत को दोबारा उसके सामने लेके आई तो मानो वो फिर से टूट गया। थैंक यू।